हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ दीक्षा। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ डीएनए स्ट्रक्चर। तो जो डीएनए का मॉडल है वो सर्वप्रथम दो वैज्ञानिकों ने मिलकर बताया था, वैज्ञानिक वाटसन और वैज्ञानिक क्रिक। तो वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए मॉडल प्रस्तुत किया था। वैज्ञानिक वाटसन और क्रिक, इन दो वैज्ञानिकों ने मिलकर डीएनए मॉडल के बारे में बताया था सन 1953 में। सन 1953 में डीएनए मॉडल की खोज की गई थी, जिसके लिए उन्हें सन 1962 में किसको, वैज्ञानिक वाटसन और क्रिक को नोबेल प्राइज मिला था। सन 1962 में। अब बात आती है कि ये डीएनए पाए कहाँ जाते हैं। मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि डीएनए जो है वो गुणसूत्र के द्वारा निर्मित होते हैं। गुणसूत्र पाए जाते हैं सेल के अंदर, जो न्यूक्लियस होता है, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, उसमें क्रोमेटिन नेट के रूप में क्रोमोसोम पाए जाते हैं और यही क्रोमोसोम जो है वो डीएनए का निर्माण कर लेते हैं। तो डीएनए कहाँ बनते हैं? केंद्रक के अंदर। तो हम क्या देखते हैं, डीएनए कहाँ मिलेंगे? इनका स्थान जो है वो कहाँ है? केंद्रक के अंदर। और इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? गुणसूत्र के द्वारा होता है। डीएनए में छोटे छोटे जीन्स पाए जाते हैं, यानी कि हम ये कहें, इसमें ग्रुपिंग का सवाल है कि कई जीन्स मिलकर के डीएनए का निर्माण कर लेते हैं। जीन्स मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? जीन्स मिलकर के डीएनए का निर्माण करते हैं और कई डीएनए मिलकर के गुणसूत्र का निर्माण कर लेते हैं। क्लियर? तो कई जीन्स का ग्रुप कहलाता है डीएनए और कई डीएनए का ग्रुप कहलाता है गुणसूत्र। आई बात समझ में? और गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक के अंदर। ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब बात आती है डीएनए मॉडल की, जो कि दिया था वाटसन और क्रिक ने। इन्होंने बताया कि जो डीएनए मॉडल है वो दो कुंडलित भुजाओं के द्वारा बना होता है। ये भुजाएं क्या करती हैं? स्प्रिंग के समान होती हैं और ये जो बीच में दिखाई दे रही है ये है एक्सिस। ये क्या है? एक्सिस। इस एक्सिस के चारों ओर ये दोनों भुजाएं घुमावदार श्रृंखला के रूप में होती हैं। इसमें कितनी भुजाएं होती हैं? दो भुजाएं होती हैं। ये जो भुजाएं हैं वो शुगर और फॉस्फेट की बनी होती है। तो चलिए इसको पॉइंट्स के रूप में लिख लेते हैं कि जो डीएनए मॉडल है वो कितनी दो भुजाओं के द्वारा बना होता है और ये जो भुजाएं हैं वो श्रृंखला के रूप में होती हैं, घुमावदार कुंडलित, एक अक्ष के चारों ओर सीढ़ीनुमा संरचना बना लेती हैं। कैसी बना लेती हैं? सीढ़ीनुमा संरचना बना लेती हैं। तो ये इसका पहला पॉइंट हो गया। ये कैसी होती है डीएनए मॉडल? दो शाखाओं का बना, दो श्रृंखलाओं से या दो भुजाओं से बनी होती हैं और ये जो भुजाएं हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं? शुगर और फॉस्फेट। शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है। इस चेन को पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है इसमें नाइट्रोजिनस बेस पाए जाते हैं, यानी कि नाइट्रोजिनस क्षार पाए जाते हैं। ये नाइट्रोजिनस क्षार जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिडीन। इसमें क्या होते हैं? नाइट्रोजिनस क्षार होते हैं। नाइट्रोजिनस क्षार जो है वो कितने प्रकार से होते हैं? दो प्रकार से होते हैं। पहला होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिडीन। क्लियर? अब बात आती है कि जो प्यूरिन है वो भी दो प्रकार से होता है। कौन कौन से? प्यूरिन कितने प्रकार से होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इसका एडेनिन, दूसरा होता है ग्वानिन।
जो इसके क्षार हैं उसके क्षार के नाम क्या है? एडेनिन, सॉरी यहाँ पे आएगा ग्वानिन। और पिरिडीन भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? साइटोसिन और थाइमीन, ये दो प्रकार से होते हैं। एडेनिन का सिंबल होता है ए, इसे किससे शो करते हैं? ए से। ग्वानिन को शो करते हैं जी से, साइटोसिन को शो करते हैं सी से, और थाइमीन को टी से, यानी कि इनके ये सिंबल होते हैं। अगला पॉइंट जो आता है, ये कहाँ पाए जाते हैं? एडेनिन ग्वानिन, ये यहाँ पाए जाते हैं। जो एडेनिन होता है यहाँ, वो हमेशा थाइमीन से जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है डबल बॉन्ड के द्वारा। जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन से जुड़ा होता है, और ये जुड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। तो ये उल्टा भी हो सकता है इसका क्रम, टी हमेशा ए से, यानी एडेनिन हमेशा थाइमीन से और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है। एडेनिन कितने बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है? एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, और ग्वानिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा साइटोसिन से जुड़ता है। ये जो बॉन्ड है ये कहलाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन जो बंध है ये बहुत ही कमज़ोर बंध है, और रेप्लिकेशन जब डीएनए टूटता है तो ये आसानी से टूट जाते हैं। ये जो नाइट्रोजनस क्षार है ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं? कमज़ोर हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, ताकि ये आसानी से अलग हो सके, ठीक है। तो इसमें जो दो श्रृंखलाएं होती हैं, उन दोनों श्रृंखलाओं के बीच की दूरी होती है लगभग 20 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम। और डीएनए की हर कुंडलन यानी हर इसका घुमाव होता है लगभग 34 एंगस्ट्रॉम। जब तक ये टर्न वापस यहाँ तक नहीं आ जाता, उसका टर्नओवर पूरा होता है कितना? 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम। इसके जो नाइट्रोजन बेस पेयर हैं, इन दोनों के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। और डीएनए की दोनों कुंडलियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? तो इसको भी हम पॉइंट्स के रूप में लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो एडेनिन हमेशा किससे जुड़ा होता है? थाइमीन से डबल बॉन्ड के द्वारा, और जो बॉन्ड होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, है ना। इसके बाद आएगा जो इनकी दूरी होती है, इन दोनों श्रृंखलाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? श्रृंखला मतलब कि चेन, दोनों श्रृंखलाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम। और डीएनए का हर घुमाव होता है 34 एंगस्ट्रॉम का, यानी कि डीएनए का हर घुमाव जब वो यहाँ से घूम के वापस यहीं तक आ जाता है, उसकी कुल दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉम, होता है 34 एंगस्ट्रॉम का, है ना। और नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं जो, उनके बीच में ये जो होती है ये शुगर के द्वारा जुड़े होते हैं, दो शुगर जुड़ी होती है फॉस्फेट के द्वारा। इस टाइप से संरचना होती है, शुगर जुड़ी होती है फॉस्फेट से, और फॉस्फेट जुड़ा होता है शुगर से, और शुगर से ही क्या होते हैं? एडेनिन ग्वानिन यानी कि नाइट्रोजन जो बेस पेयर होते हैं वो इससे जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से होता है। अब बात आती है जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, उनके बीच की दूरी कितनी होती है? उनके बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। इसमें मापन की जो चीज़ है वो सिर्फ 3 है, इन दोनों के बीच की दूरी और इसका हर घुमाव, नाइट्रोजन बेस की बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो तीनों आपको याद होनी चाहिए। अगला पॉइंट आता है, बहुत इजी पॉइंट है। अब इसमें जो एक घुमाव है, इसमें कम से कम कितने नाइट्रोजनस क्षार होते हैं? इसमें होते हैं 10 नाइट्रोजनस क्षार। कितने? 10 नाइट्रोजनस क्षार होते हैं। ये जो डंडे की समान संरचना दिख रही है हरे कलर से, ये इसमें कुल 10 होते हैं। इसमें एडेनिन और ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, इनका जो रेशियो है वो होता है हमेशा 1 A अनुपात
G बराबर C/T/1:1 होता है ना। या फिर यूँ कहें कि A+G बराबर C+T होता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट लगभग इक्वल होते हैं, या इसको एक भी कह सकते हैं। 1:1 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो जो डीएनए है वो कितनी श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है? 2 श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। और इसके बीचों बीच क्या पाई जाती है? एक मुख्य अक्ष पाया जाता है ना। और मुख्य अक्ष के चारों ओर ये कैसी होती है? सीढ़ी नुमा संरचना बना लेती है और डीएनए की श्रृंखलाएं इसके चारों ओर घूमी होती हैं। इसमें शुगर और फॉस्फेट की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पाई जाती है, जिसमें नाइट्रोजनस क्षार एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन और ग्वानिन पाए जाते हैं। ए हमेशा टी से जुड़ता है डबल बॉन्ड के द्वारा, जी हमेशा सी से जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। क्लियर? तो ये हमारा डीएनए मॉडल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये जो गुणसूत्र है इसी के द्वारा डीएनए का निर्माण होता है। डीएनए के कार्य क्या क्या है? डीएनए में कई आनुवांशिक लक्षण पाए जाते हैं और जीन्स पाए जाते हैं जिसमें लक्षण होते हैं जो कि माता पिता से उनकी संतानों में पहुंचते हैं। तो ये क्या करता है? आनुवांशिक सूचनाओं का ट्रांसफर करता है। आनुवांशिक सूचनाओं का क्या करता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। इसके अलावा ये आनुवांशिक लक्षणों को भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है ना। अब क्या होता है, जैसे कि कई लक्षण जो हैं वो डीएनए को पता होते हैं कि गुणसूत्र के अंदर कौन कौन से लक्षण हैं जो अगली पीढ़ी तक पहुंचना है। जैसे कि मनुष्य के 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, ये सब क्या है? आनुवांशिक है, आनुवांशिक लक्षण है जो कि माता पिता से उनके संतानों में जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ विकृतियां भी आ जाती है डीएनए में, तो किसी व्यक्ति की पूछ आ जाती है ना। तो ये क्या है? इसमें विकृतियां आ जाती हैं। डीएनए को पता होता है कि इस जीन में कौन सा लक्षण है ना। तो क्या होता है? ये लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का कार्य करता है। तो स्टूडेंट, ये रहा डीएनए का वाटसन और क्रिक का मॉडल। स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगला लेक्चर जल्द ही लेके आएंगे। तब तक नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।